एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अंजलि अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अंजलि बहुत साधारण लड़की थी। वो ना ही ज्यादा किसी से बातें करती और ना ही ज्यादा किसी से घुला मिला करती थी। अंजलि के पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अंजलि की माँ अनीता सड़क के किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाया करती थी। एक दिन अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ, नाश्ता तैयार है, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद सब्जी बेचने जाना। ठीक है बेटी, मेरी बेटी मेरा कितना सेवा करती है। हे भगवान, ऐसी बेटी सबको देना। नाश्ता करने के बाद अनीता सब्जी का ठेला लेकर सड़क के किनारे चली जाती है। आलू ले लो, पालक ले लो, खीरा ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। अनीता की सब्जियां बिक जाया करती थी, पर बची हुई सब्जी 2-4 दिनों में खराब हो जाती थी। सब्जी बेचकर अनीता को कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन अनीता अपने पति को याद करके कहती है, अंजलि के पापा, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। मुझे अब उसकी शादी भी करनी है और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूं। मैं आज ही गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ काम मांगती हूँ। ये बोलकर अनीता अपनी सब्जियों का ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को जल्दी घर आता देख अंजलि बोलती है, माँ, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गई। हाँ, सभी ताजी सब्जियाँ बिक गई हैं और ये बासी सब्जियाँ बच गई हैं। इसे कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए मैं घर वापस आ गई। लेकिन माँ, आज आप इतना उदास क्यों है? क्या हुआ माँ? बिटिया, तू तो जानती ही है, मैं हर रोज 15 किलो सब्जियाँ लेकर आती हूँ, जिसमें से 6-7 किलो ही सब्जी बिकती है। बाकी की सब्जियाँ ना बिकने से खराब हो जाती हैं। बिटिया, जितना मैं सब्जियाँ बेचती हूँ उसमें से कोई भी बचत नहीं हो पाता है। बेटी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई और काम देख लूँ, इसलिए मैं आज जमींदार के घर काम ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद अनीता जमींदार के घर जाती है और जमींदार से बोलती है, जमींदार जी, मैं आपके गांव में रहती हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो ना जो ठेले पर सड़क के किनारे सब्जियाँ बेचती हो और नदी के उस पार मिट्टी वाले घर में रहती हो? हाँ हाँ जमींदार जी, आपने मुझे सही पहचाना। मुझे अपने गांव के सभी लोगों की खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जमींदार जी, सब्जियां बेचकर मेरी कोई भी बचत नहीं हो पा रही है और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसलिए मैं आपके पास काम के लिए आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपया करके मुझे उस काम पर रख लीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो कल से आ जाना। तुम मेरे घर पर नौकरों के साथ कर लेना, मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दे दिया करूँगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर अनीता अपने घर आ जाती है और अपनी सारी कहानी अंजलि से कहती है, बिटिया, जमींदार ने मुझे काम पर रख लिया है। कल से मैं जमींदार के घर पर काम पर जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह सब्जियाँ बेचने चली जाऊँ और सब्जियाँ बेचने के बाद जमींदार के घर जाकर काम भी कर लूँ। लेकिन माँ, आप इतना सारा काम कैसे कर पाओगी? आपकी अब उम्र भी हो गई है। आप इतना सारा काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आप सब्जियाँ बेचने जाना और जमींदार के घर काम पर मैं चली जाऊंगी। लेकिन बिटिया, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? लेकिन कुछ नहीं माँ, मैंने कहा ना कि आप ज्यादा काम नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। अंजलि की जिद के आगे अनीता उसे रोक नहीं पाती है। अगले दिन अंजलि घर का सारा काम करके जमींदार के घर काम करने चली जाती है। अंजलि मन लगाकर जमींदार के घर काम कर रही होती है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अंजलि से कहता है, अरे लड़की, तुम अनीता की बेटी हो ना? जी हाँ, वो मेरी माँ है। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि वो काम पर आएगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो काम से मतलब है, चाहे तुम करो या तुम्हारी माँ करे। जमींदार जी, मेरी माँ की अब उम्र हो गई है, अब उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी जगह मैं ही काम पर आऊंगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अंजलि को जमींदार की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो कामों में लगी रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि जमींदार के घर काम करती और जमींदार पूरे दिन उस पर नजर रखता था। अंजलि जमींदार की हरकतों से परेशान हो गई थी।
लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप उसके घर काम करती और शाम होते ही अपने घर चली जाती। एक दिन अंजलि जमींदार के घर खाना बना रही थी। तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अंजलि से कहता है, अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए जमींदार साहब। अंजलि देख, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, अब उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता है। मैं उसकी सारी परेशानियाँ समझता हूँ। तेरी माँ चाहती है कि तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मानता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जमींदार साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ। आपको ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? देख, फालतू का भाषण मत दे। क्या सही है और क्या गलत मैं भी समझता हूँ। अगर तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आती तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे काम से क्या निकालेंगे? मैं ये काम खुद ही छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं करना यहाँ पर काम। अंजलि जमींदार को बातें सुनाकर अपने घर जाने लगती है और वो चलते चलते सोचती है, अगर ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ पर क्या बीतेगी। मुझे ये सारी बातें माँ से छुपानी होगी, परंतु माँ मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। अंजलि ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह एक जंगल चली जाती है। अंजलि अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, इसलिए वो घर का रास्ता भटक जाती है और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर जाऊँ तो किधर जाऊँ? मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ? मेरी मदद कीजिए भगवान जी। अंजलि बहुत उदास हो जाती है और वो जंगल में एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी अंजलि के पास एक परी आती है और वो परी अंजलि से कहती है, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रही हो? अंजलि परी को देखकर हैरान हो जाती है और परी से कहती है, परी जी, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? बेटी, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। परी जी, मैं किस बात से परेशान हूँ? मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है? अंजलि, मैं सब जानती हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। लेकिन परी जी, आप मेरी कैसी मदद कर सकती हैं? अंजलि, मैं तुम्हें ये गाउन और काजल देती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। तुम्हें अपनी इच्छा इस गाउन और काजल से कहना होगा। इसके बाद परी वहाँ पर एक गाउन और काजल प्रकट कर देती है। अंजलि जैसी ही वो गाउन और काजल लेती है तो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अंजलि उस गाउन और काजल से कहती है, हे जादुई गाउन और काजल, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। अंजलि के इतना कहते ही वो गाउन और काजल के साथ अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर अंजलि देखती है कि उसकी माँ सब्जी बेचकर अभी घर वापस नहीं आई है और अंजलि अपने मन में सोचती है, माँ के घर आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा। जादुई गाउन और काजल, मेरे इस घर को सुंदर और बड़ा बना दो। अंजलि के इतना कहते ही गाउन और काजल अपने जादू से उसके घर को एक महल में बदल देते हैं। अंजलि ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अंजलि वो गाउन पहन लेती है और काजल अपनी आँखों पर लगा लेती है, जिसके बाद अंजलि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और अपनी माँ के घर आने का इंतजार करती है। अनीता जब सब्जियाँ बेचकर अपने घर वापस आती है तो वो अपना घर इतना बड़ा देखकर हैरान हो जाती है और वो बोलती है, हे भगवान, मैं ये किस जगह पर आ गई हूँ? पहले तो यहाँ पर मेरी एक मिट्टी का घर हुआ करता था। लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। अपनी माँ को हैरान देखकर अंजलि अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, ये हमारा ही घर है। आइए माँ, अंदर आइए। अंजलि अपनी माँ को लेकर घर के अंदर जाती है और सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। माँ, अब आपको सब्जियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। ये जादुई गाउन और काजल हमारी हर तरह से मदद करेंगे। अंजलि की सारी बातें सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है कि अब वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखेगी। कुछ ही दिनों बाद अनीता अंजलि के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी बहुत धूमधाम से शादी कर देती है और अंजलि अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।
अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारी चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रही? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए, अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्ची को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है, वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है, देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे।
रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ाकर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना। वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, लेकिन जब से ये अनाथ आई है तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं
और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है, ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है, आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कलमोही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी बता। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया, मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है, उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तो चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना, उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ, मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले, मैंने तो खा लिया, एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो, लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है, ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ।
और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियाँ लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगी? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियां छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियां पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियां निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगीं। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।